मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है बताएंगे। आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, क्योंकि अब हम लोगों के पास ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हुए हैं और हम लोगों को खूब लगन से मेहनत से करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम को या फिर अपने गोल को पा सकें, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सकें। और उसके लिए कहा जाता है कि विगत वर्षों में किसी का अनुभव और जो होता है वो बहुत ही काम करता है। यानी कि कहा जाता है परास्त हुए का अनुभव, और आगे जो भी आने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को अगर हम देखकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो विगत वर्षों में आपके जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे क्वेश्चन क्या हैं, आपके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं या फिर आपको अपनी तैयारी के लिए और आगे बढ़ाते हैं कि आप उनको देखकर जान सकते हैं कि हाँ कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कामयाब कौन होता है? कामयाबी किसके कदम चूमती है? जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है। तो हम लोगों को अपनी स्ट्रेटजी अच्छी करनी है, ना कि हम लोगों को मतलब शॉर्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो। तो हम लोग की स्टडी जब अच्छी होगी तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? जीआरएफ होना। आपका लक्ष्य क्या है? नेट नहीं, सिर्फ जीआरएफ होना। क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना ही होगा। और उसके लिए ये हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। हर साल क्या होता है? 10 लाख बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन पास कितने बच्चे होते हैं? 1 लाख बच्चे पास होते हैं। पास कितने होते हैं? 1 लाख बच्चे पास होते हैं। क्या ये 10 लाख बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? नहीं, हाँ ये भी पढ़ाई करते हैं और आप भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये 1 लाख बच्चे जो होते हैं इनकी स्टडी जो होती है वो बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही अच्छी होती है। किस दिशा में हमें पढ़ना है ये इनको पता होता है। बाकी के 10 लाख बच्चे जो होते हैं वो तो खाना पूर्ति करने के लिए फॉर्म को डाल देते हैं, या फिर पढ़ाई भी करते हैं तो सही वे में वो नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। और 1 लाख बच्चे जो होते हैं वो हर साल क्या होते हैं? पास होते हैं। और साल भर में एनटीए क्या कराता है? 2 बार एग्जाम कराता है। एक आपका जून में कराता है, दूसरा आपके दिसंबर में कराता है। तो प्रत्येक साल भर में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, और उसमें क्या होता है? 6% जो होते हैं वो आपके स्टूडेंट पास होते हैं। तो चलिए देख, हाँ 12% जो होते हैं वो नेट होते हैं। 12% जो होते हैं नेट होते हैं, लेकिन 6% जो होते हैं वो आपके जीआरएफ होते हैं। तो हमें नेट नहीं, हमें जीआरएफ क्लियर करना है। क्या करना है? जीआरएफ क्लियर करना है। तो उसके लिए हमें विगत वर्षों में जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सबको बहुत अच्छे से देख कर जाना होगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे बच्चे के लिए टफ होते हैं। अगर वहीं पर आप एक ईजी क्वेश्चन मिस कर देते हैं तो वो आपका वीक पॉइंट हो जाएगा और वो आप माइनस पॉइंट में चले जाएंगे। तो इसके लिए चलिए देखते हैं हम अपने विगत वर्षों के पेपर को। हमारा 2006 का दिसंबर 2006 की सीरीज़ चल रही थी। तो चलिए इसके कुछ शेष बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है सही युग्मों को मिलाएं। पहला है इम्प्रेशन के साथ ड्राइंग का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन क्या है? रवि वर्मा। फिर कैलीग्राफी प्रिंटिंग के लिए मेटल फाइल का प्रयोग। फिर है सी मदर टेरेसा का मुद्रण सेरीग्राफी का प्रयोग। उसके बाद है ऑलियोग्राफी इम्प्रेशन का प्रयोग। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इधर उधर, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ऑप्शन एक तरफ दिया गया है, ABCD एक तरफ दिया गया है। तो इसमें दिया गया इम्प्रेशन के साथ ड्राइंग का प्रयोग। इधर है आपके राजा रवि वर्मा है, यहाँ पे आपके यहाँ पे हुसैन हो गया है। यहाँ पे हुसैन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हुसैन यहाँ पे होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या है? पलानी अप्पम। तो यहाँ पे पलानी अप्पम यहाँ पे होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? पलानी अप्पम। पलानी अप्पम। पलानी अप्पम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आपके जयंत पारिक क्या है? जयंत पारिक हैं। तो इसमें क्या है? इम्प्रेशन के साथ ड्राइंग का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं, इसमें सुमेल करना है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इम्प्रेशन के साथ ड्राइंग का प्रयोग कौन करता था? तो ये आपके करते थे। राइट ऑप्शन होगा इसमें पलानी अप्पम, अर्थात ए का तीसरा होगा।
फिर कैलीग्राफी प्रिंटिंग के लिए मेटल फाइल का प्रयोग जो होता था वो आपके कौन थे, मेटल फाइल के लिए जाने जाते थे आपके कौन चित्रकार यानी छापाकार जयंत पारिक थे। फिर मदर टेरेसा का मुद्रण चित्रण, तो मदर टेरेसा सीरीज जो थी, जो चित्र था वो किसने बनाया था, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि हुसैन का था। किसका था, हुसैन का था, क्योंकि मदर टेरेसा चित्र जो है बहुत ही फेमस है। अगर आपको एक ऑप्शन पता होगा कौन सा होगा, हाँ इसमें दिया गया है सी का 2, तो 2 ऑप्शन ये ऐसे ही कट जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन जो होंगे ऐसे ही कट जाएंगे, बाकी की दोनों ऑप्शन। देखिए यूजीसी नेट में क्या करना, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको देखना है नकारात्मक क्वेश्चन को, कौन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन काटना सीखिए कि हाँ पहले का, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ एक आपको पता है मदर टेरेसा हुसैन का है, ये अगर आपको पता है तो ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे आपके कट हो जाएंगे। पहले आप नथिंग वाले क्वेश्चन को देखिए, यानी जो नहीं है उनको चेक करिए, उसके बाद आपके दूसरा है तीसरा है। अब इसमें चलिए चेक करते हैं। फिर है ऑलियोग्राफ इम्प्रेशन का प्रयोग, तो ऑलियोग्राफ भी आपको पता है, ऑलियोग्राफ किसका है इम्प्रेशन का प्रयोग, तो ये राजा रवि वर्मा का है। किसका है, राजा रवि वर्मा का है। तो इसमें देखते हैं डी का क्या होगा, राजा रवि वर्मा का है तो डी का होगा दूसरा। डी का दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे डी का दूसरा होना चाहिए था, डी का ओ सॉरी यहाँ पे दूसरा लिख गया है, ये पहला होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, पहला होना चाहिए था। तो ये तीसरे में भी पहला है, ये ऑप्शन पहले से आपका कट चुका है, दूसरे में पहला है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो आप क्वेश्चन लगाना मत सीखिए, आप क्वेश्चन काटना सीखिए, तब क्वेश्चन आपके ज़्यादातर सही होंगे। क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको सॉलिड तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमें पेपर सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन काटना सीखिए, राइट क्वेश्चन यानी राइट आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलियोग्राफ क्या था, राजा वर्मा ने प्रथम ऑलियोग्राफ स्थापित की थी। तो ये क्या था, इनका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। चित्रकार जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है, यानी कि वास्तुकार, आर्किटेक्ट को क्या कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं, आर्किटेक्ट को वास्तुकार कहते हैं। तो ये चित्रकार जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है, इसमें राइट ऑप्शन कौन होगा, पहला है एन एस बेंद्रे है, राम कुमार है, सतीश गुजराल है, कृष्ण खन्ना है। तो इसमें बताएंगे आप लोग राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन बताएंगे तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सतीश गुजराल। सतीश गुजराल कौन है, ये आपके एक चित्रकार के साथ साथ क्या है, वास्तुकार भी हैं। और सतीश गुजराल का संबंध किस चक्र से था, तो वो शिल्पी चक्र से था, दिल्ली शिल्पी चक्र से था। किससे था, दिल्ली शिल्पी चक्र से था। और ये कौन थे, पूर्व प्रधानमंत्री आपके जो थे, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन थे, सतीश कुमार यानी सतीश गुजराल। तो ये क्या थे, ये गूंगे या फिर अंधे थे, अंधे यानी बहरे थे। ये क्या कौन से कलाकार थे, ये बहरे कलाकार थे। और ये दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए थे, या इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। तो मॉरिशस में इन्होंने क्या किया था, भित्ति चित्रों का निर्माण किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं। ये दिसंबर में या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। वो कौन सा वास्तुकार है जिसका भी हाल ही में निधन हो गया है, वो वास्तुकार कौन सा है जिसका भी हाल ही में निधन हो गया। आई थिंक इनका 2020 में वो हुआ था, 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो वो लेटेस्ट में ही था। तो इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे कि हाल ही में किसकी मृत्यु हुई है, करंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें राइट ऑप्शन कौन था, सतीश गुजराल ही सही थे। कौन था, सतीश गुजराल सही थे। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा है आपका, सतीश गुजराल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमा है, यानी क्रोमा है तो पहला है रंग चक्र, उष्ण रंग, धूमिल रंग, रंग की तीव्रता। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्रोमा क्या है, क्रोमा क्या है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 अर्थात क्या होगा, रंग की तीव्रता। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही युग्मों को मिलाइए, इसमें भी सुमेल करने के लिए दिया गया है। तो आप लोगों को बताइए, सुमेल करने के लिए दिया गया है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप लोगों को पता ही होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और इसमें कितने, यानी कि जो सूर्य मंदिर है इसमें
इसमें कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। कितने हैं? 7 घोड़े हैं जो कि रथ को खींच रहे हैं। और पहिए कितने हैं? 12 है, जो कि 12 राशियों को प्रदर्शित करते हैं। और 7 घोड़े जो हैं वो दिनों के 7 पहरों का प्रदर्शन करते हैं। मांडू क्या है आपका? मांडू कहाँ पे है? मांडू आपके मध्य प्रदेश में है। मांडू क्या है? मध्य प्रदेश में है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे है आपकी? मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। फिर चार मीनार कहाँ पे है आपका? चार मीनार जो है आंध्र प्रदेश में। तो देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पहले का दूसरा। ये देखिए, अगर आपको पहले का पहला ही पता है तो पहले का क्या है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? पहले का पहला ही सही है। राइट ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दर्शक का बोध आधारित होता है स्थित जन्य लघुता पर। स्थित जन्य लघुता पर, यहाँ पे जन्य होना चाहिए। स्थित जन्य लघुता, पर्सपेक्टिव की अस्क्यूरो, दृश्य बोध। तो इसमें पूछा जा रहा है इस दर्शक का बोध आधारित होता है। तो बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन बताएंगे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात पर्सपेक्टिव पर आधारित होता है। दर्शक का जो बोध होता है वो पर्सपेक्टिव पर आधारित होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर रघुवंशम। रघुवंशम के द्वारा रचित है, यानी रघुवंशम किनके द्वारा रचित है? रघुवंशम जो है वो किनके द्वारा रचित है? तो ये बहुत ही मतलब फेमस बुक है। तो ये किसके द्वारा रचित है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा। पहला कौन सा ऑप्शन है? मुनिपुड़े विजयश्री है, दूसरा कालिदास है, पाणिनि है, रामानंद सागर हैं। तो चलिए देखते हैं, बताइए आप लोग कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, अर्थात रघुवंशम किसके द्वारा है? तो वो कालिदास के द्वारा है। और ऋतुसंहार है, और भी अन्य वो क्या कहते हैं, ऋतुसंहार है, रघुवंशम है, और कई बुक्स हैं। तो इनके द्वारा जो लिखी गई हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, रामानंद सागर जो हैं। अभी आपकी जो रामायण लिखी गई है या फिर जो रामायण आती है वो किसके द्वारा उसकी प्रस्तुति की गई है? तो रामानंद सागर के ही द्वारा गए। रामचरितमानस किसके द्वारा की है? तो तुलसीदास के द्वारा। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो वाल्मीकि के द्वारा। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और सही तकनीकी शब्दों को मिलाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सही तकनीकी शब्दों को मिलाइए, इसमें भी मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो देखते हैं, पहला है पाषाण, दूसरा है पकी मिट्टी, तीसरा है काष्ठ, फिर चौथा है कांस्य। फिर इधर देखिए, ग्रॉग, मुदगर, हथौड़ी, मोर्चा। तो इसमें पाषाण किससे संबंधित होगा? पाषाण बताएंगे। पाषाण का क्या है? हथौड़ी। क्या है? पाषाण की सर्वप्रथम हथौड़ी कहाँ से मिली थी? मद्रास के पल्लावरम में मिली थी। कहाँ पे मिली थी? मद्रास के पल्लावरम में पाषाण की हथौड़ी मिली थी। तो उसके बाद देखिए, ये पाषाण हथौड़ी से हो गया। उसके बाद पकी मिट्टी। पकी मिट्टी किससे हो गया आपका? ग्रॉग, यानी मिट्टी को मजबूती देने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? ग्रॉग। उसके बाद फिर काष्ठ किससे होगा? मुदगर। आप लोग देखते होंगे मुदगर आता है जो, वो किसका बना होता है? तो वो काष्ठ से बना होता है, अर्थात लकड़ी से बना होता है। किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? काष्ठ का मुदगर होगा। फिर कांसा क्या होगा? कांसा का क्या होगा? तो इसमें कांसा का मोर्चा होगा। क्या होगा? मोर्चा। तो देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है। पहले का तीसरा। पहले का तीसरा। ये देखिए, इसमें अगर एक ही आपको पता है तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 8वां। दिए गए कलाकारों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उम्र का चयन दिए गए कोट से कीजिए, अर्थात इनको उनके उम्र के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है, इनको लगाना है। तो चलिए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 1832 में। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। ये प्रभाववाद के क्या हैं? प्रभाववाद और यथार्थवाद के बीच की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। प्रभाववाद और यथार्थवाद के कड़ी के रूप में कौन जाने जाते हैं? कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। कौन? आपके एडवर्ड माने हैं। एडवर्ड माने का जन्म कब हुआ था? 1832 में। फिर पिकासो है आपके, इनका कब हुआ था? 1881 में। स्पेन के मलागा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्पेन के मलागा में हुआ था। उसके बाद फिर वान गॉग हैं। वान गॉग का कब हुआ था? 1853 में हुआ था। ये एक डच चित्रकार कहलाते हैं।
और उसके बाद में फिर सल्वाडोर डाली हैं जो यथार्थवाद से संबंधित है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने चित्रों को क्या कहा था, हैंडक्राफ्ट इमेज, यानी हैंडक्राफ्ट इमेज इन्होंने क्या कहा था, अपने चित्रों को कहा था। और सल्वाडोर डाली किस वाद से संबंधित थे, तो यथार्थवाद से संबंधित थे। तो इसमें चलिए सेट करते हैं। पहला क्या होगा, 1832 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 1832 के बाद कौन होगा आपका, 1853, यानी पहला फिर दूसरा। पहला कहाँ है, दूसरा कहाँ है, यानी पहला और तीसरा है। हाँ, पहला तीसरा, देखिए पहला तीसरा कहाँ पे है, पहला तीसरा इसमें है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें। राइट ऑप्शन कौन सा हो, ऑप्शन नंबर 2। पहला तीसरा फिर दूसरा फिर आपका चौथा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इनको मिलाइए। फिर देखिए सुमेल करने वाला क्वेश्चन आ गया है। नेट में सीधे साधे क्वेश्चन तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, सिर्फ मिलान करने वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आसान भी होते हैं, क्योंकि अगर एक ही आंसर आपको पता है तो कभी कभी इसी के अकॉर्डिंग ही अपना पूरे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और सिंपल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसमें आपको नहीं पता है तो वो आपका क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो चलिए सी दक्षिणामूर्ति पहला है, फिर मृणालिनी मुखर्जी है, सोमनाथ और ज्योत्सना भट्ट। मैक्रम सिरेमिक ग्रेनाइट पत्थर, फिर धातु। तो सी दक्षिणामूर्ति चलिए देखते हैं किससे संबंधित है। तो ये आपके इनका माध्यम क्या था, ग्रेनाइट पत्थर था। श्री दक्षिणामूर्ति जो थे एक मूर्तिकार थे, इनका माध्यम क्या था, ग्रेनाइट पत्थर था। मृणालिनी मुखर्जी ये किससे संबंधित थी, बहुत ही फेमस मूर्तिकार चित्रकार है। तो ये किससे थी, ये मैक्रम। मैक्रम को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको झालर कहते थे। इन्होंने अपनी मूर्तियों में क्या प्रयोग किया है, झालर का प्रयोग किया है। उसके बाद में फिर सुतली और डोरी का प्रयोग किया है। आपकी सोमनाथ और किससे संबंधित है, सोमनाथ और आपके धातु से संबंधित हैं। ज्योत्सना भट्ट जो है वो एक सिरेमिक कलाकार है, ज्योत्सना भट्ट जो है एक सिरेमिक कलाकार है। और चलिए देखते हैं फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई थिंक ये ज्योत्सना भट्ट जो है ज्योति भट्ट की पत्नी है। तो इसमें सी दक्षिणामूर्ति पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। ये देखिए अगर आपको पहला ही पता है तो यह से आप राइट ऑप्शन सही कर सकते हैं। इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, दृश्य कला बनाई जा सकती है। पहला रूपात्मक तत्व, दूसरा शब्द संकेत और चिन्ह संगीत की ध्वनियों से। तो दृश्य कला जो होती है वो बनाई जा सकती है। दृश्य मतलब जो देखा जा सके, तो किससे देखा जा सकता है, किससे बनाया जा सकता है, ध्वनियों को, संगीत की ध्वनियों को हम देख नहीं सकते हैं। शब्दों को क्या कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। संकेत और चिन्ह जो होते हैं उसे हम देख तो सकते हैं, लेकिन शायद दृश्य कला उससे नहीं बनाई जा सकती। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, रूपात्मक तत्व, यानी जो रूप को एक आकार दे सके उसी तत्व से दृश्य कला आपकी बनाई जा सकती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 11वां क्वेश्चन है। इसमें है कौन से दो नाम एक दूसरे से संबंधित है। इसमें पहला एम.एफ. हुसैन, माधुरी दीक्षित, बेन कैंसले और जवाहरलाल नेहरू, भारत भवन नंदलाल और रवींद्रनाथ टैगोर, जी स्वामीनाथन। तो इसमें राइट ऑप्शन बताएंगे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। हुसैन और माधुरी दीक्षित क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। हुसैन की एम.एफ. हुसैन की फेवरेट हीरोइन कौन थी, माधुरी दीक्षित थी। और इन्होंने माधुरी दीक्षित और तब्बू पर उस ऊपर 2 फिल्मों को भी बनाया हुआ है, और उनकी फेवरेट हीरोइन जो थी वो माधुरी दीक्षित थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 से ही हुआ। फिर उसके बाद है, चलिए देखते हैं कौन से कलाकार की कृति की नीलामी अधिकतम बोली लगी, यानी कृति की नीलामी में अधिकतम बोली लगी। तो पहला है आपका मंजीत बाबा है, तैयब मेहता है, राम कुमार है, अंजलिया मेनन है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन बताएंगे। राइट ऑप्शन होगा आपका तैयब मेहता। कौन होगा, तैयब मेहता। इनकी काली थी, सेलिब्रेशन थी ये, यानी कि काली जो थी वो सबसे ज़्यादा अधिकतम बोली पे बिकने वाली इनकी कृति थी। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और मंजीत बाबा, देखिए मंजीत बाबा क्या करते थे अपने, इनके बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है, चित्रों के पीछे क्या लगाते थे, यानी वो कौन सा कलाकार था जो चित्रों के पीछे अपने अंगूठे का निशान लगाता था, अंगूठे का निशान लगाता था। तो वो आपके थे मंजीत बाबा। और ऐसा कौन सा कलाकार था जिसका जन्म गौशाला में हुआ था, तो वो थे आपके मंजीत बाबा। राम कुमार क्या थे, या आपके अमूर्त चित्रकार थे। कौन थे, अमूर्त चित्रकार थे। उसके बाद में फिर अंजलि ईना मेनन, देखिए अंजलि में ईना मेनन क्या करती थी, अपने चित्रों के पीछे वो हस्ताक्षर करती थी,
चित्रों के पीछे हस्ताक्षर करती थी। वह कौन सी कलाकार थी जो चित्रों के पीछे हस्ताक्षर करती थी? तो वो थी आपकी अंजलि लीला मेनन। और चित्रों के पीछे अंगूठे कौन का निशान कौन लगाता था? तो वो थे आपके वो क्या कहते हैं, मंजीत बाबा। गौशाला में किसका जन्म हुआ था? तो मंजीत बाबा का हुआ था। और पूछते हैं जन्माष्टमी के दिन कौन से कलाकार का जन्म हुआ था? तो वो थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, कथन और कारण। इसमें है घनवाद, कथन और कारण है। इसमें है घनवाद ने कला में अमूर्तता के लिए रास्ता बना दिया, जो कि कलाकारों की धार्मिक विषय वस्तुओं में रुचि नहीं रह गई थी। फिर कारण क्या है, घनवाद ने कला में अमूर्तता के लिए रास्ता बना दिया, जो कि यह नैतिकता से झुकाव था। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, अर्थात ए और आर दोनों क्या है आपके राइट हैं, ट्रू हैं। चलिए देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है। पहला है वो क्या कहते हैं, पालगोंगा है, यानी कि उसके बाद फिर अगस्त्रोदा है, ए माइलोल है, हेनरी मातिस है। तो गेट्स ऑफ हेल किसकी मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन है? तो ये हैं आपके अगस्त्रोदा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर यहीं पे पूछा जाता है गेट्स ऑफ पैराडाइज, गेट्स ऑफ पैराडाइज, तो कौन होंगे इसके कला मूर्तिकार? तो घीवर्ती होंगे। कौन होंगे? घीवर्ती होंगे। और उसी के उसमें इन्होंने अगस्त्रोदा ने क्या बनाया था, गेट्स ऑफ हेल। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, त्रिआयामी कला को कहते हैं। पहला है प्लास्टिक कला, माइनर कला, हाई कला, चित्रकला। तो बताएंगे आप लोग राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें त्रिआयामी कला किसे को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्थात इसे क्या कहते हैं, माइनर कला कहते हैं। माइनर कला कहते हैं। त्रिआयामी कला के अंदर आपका क्या क्या आता है, मूर्ति कला आती है, मूर्ति कला आ जाती है, आपका स्थापत्य आ जाता है, स्थापत्य आ जाता है, वास्तुकला आ जाती है, वास्तुकला आ जाती है। ये सब क्या है आपकी त्रिकला यामी कला के अंतर्गत आती हैं। और ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? ये तीनों जो आती हैं वो माइनर आर्ट के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? माइनर कला के अंतर्गत आती हैं। अब पाणिन की जो अष्टाध्यायी थी, पाणिन की पुस्तक जो थी उसका क्या नाम था? तो वो थी अष्टाध्यायी। क्या थी? अष्टाध्यायी थी। और पाणिन ने अपने अष्टाध्यायी में ही कला को 2 भागों में बांटा था। पहला क्या था, उपयोगी कला, उपयोगी कला। दूसरा क्या था, ललित कला, उपयोगी कला, ललित कला। और इसी को क्या कहा गया, कारुकला, और इसे क्या कहा गया, चारुकला। उसके बाद इसे क्या कहा गया आपके, इसे कहा गया मेजर आर्ट, क्या कहा गया, माइनर आर्ट। इसे क्या कहा गया, माइनर आर्ट। और इसे क्या कहा गया, मेजर आर्ट। इसमें क्या आता है आपका, जैसे चित्रकला आ गया, संगीत आ गया, ये सारी चीज़ें जो है, काव्य आ गया, ये सब ललित कला के अंतर्गत आती हैं। उपयोगी कला में आपकी बढ़ईगिरी है, सोनारगिरी है, या फिर व्यावसायिक कला है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में उपयोग होने वाली जितनी भी कलाएं आती हैं वो उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं। और ललित कला में क्या आता है, आपके भावों को यानी कि हृदयगत भावों को आनंदित करने वाली जितनी भी कलाएँ आती हैं वो आपके ललित कला के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें माइनर आर्ट क्या है, माइनर आर्ट की यानी त्रिआयामी कला को क्या कहते हैं, माइनर आर्ट कहते हैं। अगर पूछा जाता है चित्रकार का धरातल कैसा होता है, कितने आयामी होता है, चित्रकार का धरातल जो होता है वो कितने आयामी होता है, चित्रकार का धरातल जो होता है वो ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आपका होता है द्विआयामी। क्या होता है, द्विआयामी होता है। चित्रकार का धरातल जो होता है द्विआयामी होता है। और मूर्तिकार का धरातल जो होता है वो क्या होता है, त्रिआयामी होता है। क्या होता है, त्रिआयामी होता है।
क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, लंबाई चौड़ाई प्लस गहराई भी पाई जाती है। लेकिन आपके मोनालिसा जो चित्र है वो क्या है, वो त्रिआयामी है। तो चलिए, हमारा ये 15 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है। तो ये आपका जून यानी दिसंबर 2006 का पेपर था, और बाकी के शेष बचे जो क्वेश्चन है वो कल हम आपको करवाएंगे। तो आप जितने भी यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन से कम 30-35 क्वेश्चन तैयार होते हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो आपकी जो भी कमेंट और रिव्यू हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।